सर जैसे ही ईद आती है कोई ना कोई नया विवाद खड़ा हो जाता है। योगी जी ने कहा है कि सड़कों पे कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा, अगर पढ़ेगा तो इलाज कर दिया जाएगा। योगी जी का भी इलाज होगा एक दिन, इसमें तो कोई शक है नहीं किसी को, लेकिन फ़र्क होगा उस इलाज में। जो योगी जी का और मोदी जी का, अमित शाह जी का इलाज होगा वो कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के होगा। जो मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी ये बातें करते हैं वो गैर कानूनी तरीके से करते हैं, ये फ़र्क रहेगा दोनों इलाजों में। और जो कॉकरोच हैं उनका इलाज तो कोई कर ही नहीं पाया आज तक। वो तो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब ही चलाया जाएगा तब भी बच जाएंगे ऐसा माना जाता है, लेकिन जो कुत्ते और दूसरे इस प्रकार के जानवर हैं वो सबसे पहले मारे जाएंगे। तो बात बुनियादी यही है कि योगी जी को ये समझना चाहिए हवा किस तरफ बह रही है। आप समर्थन कर रहे हैं सड़क पर नमाज का? मैं भारत के संविधान का और भारत के कानून का समर्थन करता हूं हमेशा, और वही लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। सड़क पे नमाज़ पढ़ना हो, कावड़ यात्रा निकालना हो या कोई जागरण करना हो, सड़क के ऊपर भी अधिकार सभी नागरिकों का है। बिल्कुल कानूनी तौर पे सड़क पे नमाज पढ़ने की परमिशन दी जानी चाहिए अगर 15-20 मिनट की ज़रूरत है। बिल्कुल अगर डीएम साहब को ये लगता है कि 1-1.5 महीने की कावड़ यात्रा निकालने से किसी और को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, या उसका कोई एक ऐसा रास्ता निकाल दिया जाए कि सड़क भी रुक जाए और सड़क पे बाकी लोग भी चलते रहें, तो बिल्कुल परमिशन देना उनकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। परमिशन ना देना गलत है, नमाज की परमिशन ना देना 100% गलत है, क्योंकि 15 मिनट की परमिशन है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 1 महीने की भी परमिशन दी जानी चाहिए। रात भर एक बार होती है ना नमाज, तो हर जुम्मे को होती है ना। सवाल ये भी तो है ना सर, देखिए सवाल क्या है, मालिक कौन है और कावड़ यात्रा में कितना एरिया जाता है। मैं तो दोनों को देने के लिए कह रहा हूँ ना। मैं तो जागरण होते हैं ना, यात्राएं निकाली जाती हैं, उनका भी हक है, कानूनी हक है उनको परमिशन मिलने का, बिल्कुल है, देना चाहिए। अब जैसे नमाज़ पढ़ते हैं 15 मिनट का सबसे कम टाइम, अगर कोई सड़क पे जो देश के मालिक हैं, वो सड़क जो उन्हीं की मिल्कियत है, यानी कि वो उसके मालिक हैं, सबसे कम प्रयोग कभी कभी करना चाहते हैं हफ्ते में 1 दिन, और ईद पे और एक शब बारात पे एक और दिन, 3 और ये 52 हफ्ते, ये 55 दिन टोटल। कितना 15 से 20 मिनट बस। बिल्कुल उनको परमिशन मिलनी चाहिए। जो लोग परमिशन नहीं दे रहे वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे तब जबकि परमिशन पाना उनका अधिकार है और परमिशन वो दूसरे लोगों को भी देते हैं। ये बिल्कुल क्लियर बात है। और जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनका कानूनी इलाज होने का समय बहुत जल्दी आ रहा है। आप चाहते हैं रोड जाम रहे? नमाज से तो मेरे ख्याल से रोड जाम नहीं होते, लेकिन अगर जैसे कावड़ यात्रा से, यात्राओं से जो धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, रोड जाम भी होते हैं कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो वो बिल्कुल सड़क का जो कार्य है उसका एक कार्य ये भी। योगी जी ये कह रहे हैं ना, अगर ज्यादा लोग हो रहे हैं तो शिफ्टों में नमाज पढ़ लीजिए। अगर शिफ्टों से भी बात नहीं बन रही, जनसंख्या ज्यादा है तो जनसंख्या कम करिए। अब योगी जी की बात का मुझसे जवाब दिलवाते हो, मुझे बड़ा दुख होता है। आप सब लोग भी ऐसे लोगों की बातों का जवाब। सर सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री आप देखिए, मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो हैं तो ईवीएम के ही पीएम। उनका फादरलैंड कहाँ है? इजराइल है कि नहीं है? अब उनकी इज्जत की जा सकती है, इस बात के लिए कोई नहीं कर सकता इज्जत। उसी प्रकार से योगी जी जो हैं वो कोई जनता के वोटों से थोड़ी बने हुए हैं, वो तो ईवीएम के सीएम हैं। अब और ईवीएम के सीएम है, इसीलिए सब बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध बातें करते हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि क्या कर ले या नहीं कर ले, सड़क पे भी जब नमाज पढ़ी जाती है तो एम्बुलेंस का रास्ता छोड़ के पढ़ी जाती है। अगर किसी को इमरजेंसी है 15 मिनट के लिए भी, वो इमरजेंसी भी, उसका भी रास्ता छोड़ के पढ़ा जाता है। योगी जी को कोई नमाज पढ़ने से प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें पाकिस्तान और चाइना, आरएसएस और बीजेपी के सारे लोग जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, वो पाकिस्तान और चाइना की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके, मोदी जी जिसे फादरलैंड बताते हैं इजराइल, उस सब के साथ साजिश करके भारत को कमज़ोर कर रहे हैं। उसका एक तरीका है ये कि हिंदू मुसलमान करो। ये चाइना और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, फादरलैंड की एस्टैब्लिशमेंट ही मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी को सिखाती है। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? किसको फ़ायदा हो रहा है? पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ जा रही है पता है आप लोगों को? आज भारत से ज़्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है अब पाकिस्तान की तरफ रुख कर रही है।
यही साजिश आरएसएस और बीजेपी वाले कई सालों से कर रहे थे, हिंदू मुसलमान कर करके उसमें वो कामयाब हो गए। पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने में, चाइना को फायदा पहुंचाने में ये लोग कामयाब हो रहे हैं। बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े तंजीमों ने तो समर्थन कर दिया कि ठीक है जी, हम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। कोई भी मौलाना का मतलब होता है बहुत समझदार व्यक्ति, ये कह ही नहीं सकता, कभी नहीं कह सकता। जो कह रहा है वो उलमाए सू है। पहली बात, उलमाए सू का मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो समझते हैं कि दुनिया में अगर सबसे बुरा किसी को, जो हमारे धर्म में, जो रसूल अल्लाह मोहम्मद साहब ने जो धर्म सिखाया है, अपना कोई इस्लाम धर्म बना के कुछ और करना चाहता है, उसको भारत के संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने इजाज़त दे रखी है। उनका संविधान है, वो उनका धर्म है, कोई और है वो, लेकिन वो मोहम्मद साहब का धर्म नहीं है। बिल्कुल उनको इजाज़त है वो अपना नया धर्म बनाए, जिसको राष्ट्र वो बनाए पशु, जिसको जो भी करना है वो करें। मस्जिदों में नमाज पढ़े या ना पढ़े, बहुत सारे लोग, अभी एक दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में बहुत बड़ा फंक्शन भी हुआ था, वहाँ तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन टाइप इस तरह से भी बातें की हैं कि मस्जिद की ज़रूरत ही क्या है, मस्जिदें तोड़वा दो सारी, दे दो, ये उनका धर्म है ना, उनको अलाउड है, बाबा साहब ने तो बनाया ये एक संविधान। ऐसा भी कोई लोग कह सकते हैं कि हम एक अलग तरह का इस्लाम बना रहे हैं जिसमें मस्जिदें तोड़ देनी चाहिए सारी, ऐसी बातें तो कर रहे हैं ना, फैज़ान मुस्तफ़ा कर रहे हैं, वो भी तो मुसलमान बताए जाते हैं, लेकिन वो ये वाले मुसलमान नहीं है जो रसूल अल्लाह ने मजहब सिखाया, वो कोई और मुसलमान है, उनकी इजाज़त है। फैज़ान मुस्तफ़ा आरएसएस से जुड़ गए क्या? जुड़ गए मतलब आरएसएस का आदमी है वो? ये सारे जिनके नाम ले रहे हैं, उलमा सू, मोहम्मद, ये महमूद मदनी, अरशद मदनी, ये सब जो उसमें थे, सलमान खुर्शीद साहब, ये महमूद मदनी तो थे ही ना उसमें, मस्जिदें तोड़वाने के लिए बोल रहे थे मस्जिदें तोड़ दो सारी, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और हम तो बाबरी मस्जिद का भी केस जीत गए, ये बोला है उन्होंने, अभी बोला है, पिछले 10 दिन पहले बोला है। ये सब लोग आरएसएस के मेंबर्स हैं। असदुद्दीन अवैसी क्या है, आरएसएस के मेंबर हैं, बट ये कोई बुरी बात थोड़ी है, उनको आरएसएस पसंद है, वो आरएसएस के साथ हैं। बाबा साहब ने इजाजत दी है इसकी भी, हालांकि बाबा साहब ने मना किया है अम्बेडकर वादियों से कि आरएसएस के लोग तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं ना, देखिए दूसरे को भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। अगर कोई गाय माता को गाय माता मानता है, गाय तो अच्छी बात कर रहे हो। तो देखिए कि गाय की कुर्बानी है, आपको तो सम्मान करना चाहिए। मैं सम्मान उनका तब करूंगा, एक तो उनकी हैसियत क्या है ये वाली बात बोलने की, कौन है वो, अपने जो बेचारे उनके तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो उनके एक तरीके से उनके अंडर काम करते हैं, उनके संगठन के लोग हैं, उनको बुला के एक मतलब इकट्ठा करके और उनसे जय जयकार हाथ खड़ा करके करवा के, वो हैं कौन पहले तो ये बताओ। सर पूरे देश के मुसलमान मान रहे हैं उनकी बात, देखिए। अच्छा, मुझे कौन से, जो एक आदमी ऐसा बता दो जो मुसलमान हो, मजहब मानने वाला, जो मोहम्मद साहब का मजहब मानने वाला हो, जो ये कहे कि हम मनु के चरणों में सर झुकाते हैं, एक आदमी सिर्फ ला दो, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा सबसे। एक आदमी मोहम्मद साहब का जो मजहब हमें इस्लाम सिखाया गया है, वो जो मदनी साहब कहते हैं कि हम तो मनु को मानते हैं और मनु के चरणों में सर झुकाते हैं, और ये कहते हैं आओ सब मनु के चरणों में सर झुकाओ, एक मुसलमान ऐसा ला दो मोहम्मद साहब का मजहब मानने वाला, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। मैं ये अरशद मदनी साहब ने गलत अपील करी है सरकार से कि राष्ट्र, अरशद मदनी को एक वो कार्यकर्ता हैं आरएसएस के, उनको एक डायरेक्शन आया नागपुर से कि आपको ये बोलना है, उन्हें वो बोलना है, वो बोल दिया उन्हें, उनको मतलब भी पता है, उनको जो वो बोलते हैं उसका मतलब भी पता है। जैसे मोदी साहब को कुछ पता है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, नाली में से गैस बना देते हैं, ये सब बातें ऐसे ही अरशद, ये भी कार्यकर्ता हैं वो भी कार्यकर्ता हैं, इनको पता थोड़ी है कुछ। अगर वो बड़ा दिल दिखाते, अगर उनका दिल बड़ा ही हो गया, तो जो वो साफा ले रखा है ना उन्होंने महंगे वाला, और जितने वो खाने पीने पे अपने खर्च करते हैं पैसे, और जितना उन्होंने माल जुटा रखा है, एक दिन हिसाब तो होना ही सबका, वो बाकी सब लोगों में जो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको अपने सारे पैसे दे देना, दिल बड़ा वहाँ दिखाएं, ये उनका लेना नहीं देना नहीं, जबरदस्ती दे रहे हैं वो, कितना अच्छा काम करवाओ उनको पूछ कौन तालीम दे रहा है। अरे सर अरशद मदनी जी तालीम नहीं देते हैं, वो ये तालीम है, कितना बड़ा वो वहाँ पर आरएसएस की तालीम देना कोई तालीम है? आरएसएस की तालीम देश को तोड़ने की तालीम है, वो तालीम दे रहे हैं, वो तो देते रहे जितनी मर्जी देनी। तो आप उनकी बात से सहमत नहीं है? मैं उन्हें आरएसएस का मेंबर मानता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और हम सब लोगों ने ये तय कर रखा है कि आरएसएस के किसी भी व्यक्ति से बात भी नहीं करनी है। सहमत क्या होना है, उनकी अलग लाइन है, वो पाकिस्तान चाइना के जो रास्ता है जो भारत को कमज़ोर करने का, हिंदू मुसलमान करना, उनका वो काम है। हमारा काम है ऐसे लोगों को पकड़ के जेल भेजना, समय समय की बात है। अभी हमारा थोड़ा कॉकरोचों का टाइम आ नहीं रहा है, थोड़े दिन में आ जाएगा तो हम बता देंगे इनको सब। आप भी कॉकरोच का बेरोजगार? मैं तो सीनियर कॉकरोच मैं खुद ही हूँ ना, हमारा कॉकरोचों का टाइम है। आप भी अपने आप को युवा मानते हैं? नहीं, सीनियर कॉकरोच तो बेरोजगार। बेरोजगार किसने बोला बेरोजगार कॉकरोच होते हैं? और क्या विषय तो यही चल रहा है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल विषय ये नहीं है। सीजीआई साहब ने ये उन्होंने कहा, मैंने ऐसे करके बोला ही नहीं।
ये तो कुछ लोगों ने उनकी बात तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश की है, लेकिन हम लोग तो ये सीजीआई साहब के पहले से ही हम मान रहे हैं ना, हम तो हैं ही कॉकरोच, आज से थोड़ी हैं, हम तो बहुत दिनों से कॉकरोच हैं। लेकिन उसका मैंने वजह बता रखी है, कॉकरोच वो हैं जो परमाणु बम में भी बचेंगे, कुत्ते नहीं बचेंगे, कुत्ते सबसे पहले मारे जाएंगे, सीधी सी बात है। जो कॉकरोच नहीं है भाई, हम तो अपने लोगों के बारे में जानते हैं, जो हमारे से अलग है वो अपने आप जाने। ये मोदी जी जैसी बात हो गई ना ये भी, कि लोग सोना ना खरीदें, लोगों के पास पैसे नहीं है खरीदने के, और मोदी जी कह रहे हैं कि सोना ना खरीदें। पैसे ही कहाँ हैं खरीदने के? 80 करोड़ लोग तो बेचारे उसी तरीके से जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, जो बड़े का जितना भी मीट है हर प्रकार के बड़े का, वो तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं सर, गाय को लेकर हमेशा विवाद रहता है। मैं कह रहा हूँ ये तो सब ये एक बड़ी पहल कर रहे हैं तो आपको तो अवेलेबल, करना अरे चाहिए इसका। बड़े का मीट अवेलेबल कहाँ है? सब तो मोदी जी ने एक्सपोर्ट करा दिया विदेशों में। इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का, है कि नहीं है? बचा ही कहाँ है जो कोई करेगा? 10-5 लोगों से ऐसी बातें करा देंगे, है ही नहीं, करेंगे कहाँ से कुर्बानी? कहाँ है? तो ये सब बातों में मत पड़ो आप। बुनियादी मुद्दा ये है कि देश के जितने भी कॉकरोच हैं वो यूनाइट हो, ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। बाकी सब बेकार की बातें हैं। देखिए, एक नेपाल जैसी स्थिति ना आए, बांग्लादेश जैसी स्थिति ना आए, श्रीलंका जैसी स्थिति ना आए, दूसरे देशों में जो इस प्रकार की स्थिति आ रही है ना, जब लोग सत्ता पक्ष से नफरत करने लगते हैं, नफरत मतलब दिल की गहराइयों से, बस नहीं चल रहा क्या करें आरएसएस और बीजेपी का, और साथ के साथ विपक्ष से नाराज हो जाते हैं। विपक्ष से हमारा सारा देश नाराज है। फर्क सिर्फ इतना है, आरएसएस बीजेपी से पूरा देश नफरत करता है, विपक्ष से बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि विपक्ष जो है इनको हटाने में कामयाब नहीं हो रहा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो एक वोट का अधिकार देके ये ताकत दी थी सबको कि अगर सत्ता पक्ष में बैठे लोग बेईमान हो जाएं, देश को लूटने लगे, तो वोट के माध्यम से कान पकड़ के उस सरकार को हटा के किसी दूसरी सरकार को लाओ। ये अधिकार ईवीएम के माध्यम से छीन लिया है। कोई भी आंदोलन हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का या किसी का भी, वो आंदोलन मैं सही तभी मानूंगा जब पहला मुद्दा हो एक कि हम बाबा साहब के दिए हुए वोट के अधिकार से सत्ता को बदलने की ताकत रखें। उसकी कोई बात नहीं करता तो मैं किसी मुद्दे को बड़ा नहीं मानता। जनता पार्टी का भी आप आलोचना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो सबसे पहले सबसे बड़े मुद्दे को, एक वोट के अधिकार को, बाबा साहब की सबसे बड़े जो दवाई है देश के लिए, सरकारें बदलने की, सरकारों को डरा के रखने की जनता के द्वारा, वो उसको निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो सबसे पहले कार्य नहीं करता, मैं उसे समझदार नहीं मानता, मैं उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मानता। इससे क्या होगा? इस आंदोलन से होगा क्या? जनता तो पहले ही नफरत कर रही है ना, इसीलिए तो इतने लोग एकदम से इस कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर बनने लगे। क्यों? क्योंकि ये नफरत है उनकी। एक सुराग मिलता है, पूरी सुनामी आ जाती है। मगर इस सुनामी को जनता की, हमें कोई देश में एनआरकी थोड़ी करानी है, बांग्लादेश की तरह, नेपाल की तरह, दूसरी जगहों की तरह। हमें उसको चैनलाइज करके ईवीएम को हटाना है, पेपर बैलेट को लाना है। पेपर बैलेट से सरकारें बदलने की ताकत, बाबा साहब की दी हुई सरकारें बदलने की ताकत वापस आ जाएगी। जिस सरकार से जनता नाराज होगी, नफरत करने की वो टाइम नहीं आएगा, नफरत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकार का कान पकड़ेगी, हटा देगी, दूसरे को लाएगी, दूसरा वाला डरेगा कि भाई हमें भी कान पकड़ के हटा देंगे। ये निष्पक्ष चुनाव कराना इस देश का सबसे बड़ा, हर प्रॉब्लम का, करप्शन का, बेईमानी का, रिजर्वेशन के खिलाफ जो साजिश हो रही है, सब जो SC/ST के सब प्लान में चोरी हो रही है, सब प्रकार की करप्शन खत्म करने का सबसे अच्छा रास्ता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए। अभी तुलसी गबार्ड है ना अमेरिका में, आप जाके देखो उन्होंने क्या रिपोर्ट पेश की है। उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है किसी और वजह से, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उनकी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि अमेरिका भी ईवीएम के माध्यम से दूसरे देशों की सरकारों को, अपनी मनमर्जी की सरकारों को लाने की कार्य करता रहा है। ऐसा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है ईवीएम के माध्यम से, और इसीलिए ईवीएम को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खत्म करने की रिपोर्ट तुलसी गबार्ड ने दी है। बताओ और क्या क्या सबूत चाहिए आपको? सर, आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुहिम ये छेड़ी गई है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, 2 करोड़ लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, लेकिन जिसने मुहिम छेड़ी है उसे मारने की धमकी दी जा रही है। 5 करोड़ आए थे, बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं तो बुरा हाल। 5 करोड़ आए थे। मैं कह रहा हूँ ना, ये तो जनता की नफरत है। आप बना दो कोई ऐसा एक मौका ढूंढो जब जनता बहुत ज़्यादा नफरत कर रही हो, कुछ आप कर दो। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी को हम डिफेंड करेंगे, मैं डिफेंड करूंगा। मैं यहाँ ओपनली बोल रहा हूँ, उसके हर एक कार्यकर्ता को मैं डिफेंड करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। हाथ नहीं लगाने देंगे आरएसएस और बीजेपी वालों को। धमकी देने की तो बात छोड़ दो, लेकिन वो देश के हित में कार्य करने की बात समझें। सबसे पहला मुद्दा ईवीएम हटा के पेपर सबसे पहला सबसे पहला मुद्दा ये है सही रास्ता। पेपर बैलेट से चुनाव होंगे,
बाकी सब बात की बात है। तब ताकत आ जाएगी जनता के हाथ में, किसी का भी कान पकड़ के प्रधानमंत्री के पद से। कांग्रेस जनता पार्टी का मुद्दा ये भी है, कोई भी जज मतलब पद नहीं मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है सर, कोई राज्यसभा नहीं जाएगा, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। ये सब होगा कैसे? जब सरकार बनेगी अच्छी वाली, ईवीएम नहीं होगा तभी तो बनेगी, वरना आप कुछ भी प्रदर्शन करते रहो। अगला वाला जो भी आएगा वो सबको लालच होता है ना कि भाई इस जज से काम कैसे कराएं, इस चुनाव आयोग से काम कैसे कराएं, यही लालच तो देंगे। कानून बनाने से होगा? कानून तो बहुत सारे हैं ना, कानून का पालन नहीं होता है। ये इन बच्चों को, जेनजी वालों को समझना पड़ेगा। कानूनों में बुराई नहीं होती है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन, तोड़ मरोड़ के इम्प्लीमेंटेशन करने, उसमें बुराई होती है। बेईमानी मन में होती है, कोई कानून में बेईमानी नहीं होती है। बेईमानी जब उस पर अमल किया जाता है तब होती है। कौन सी सरकार ये कहती है कि हम रिटायरमेंट के बाद बनाएंगे? ये तो हर पार्टी ने बोला है ना रिटायरमेंट के बाद। कौन सी? भारतीय जनता पार्टी से लेके कोई और दूसरी पार्टी बता दो मुझे पूरे देश में जिसने ये इस बात का विरोध नहीं किया हो। लेकिन जैसे ही पद पे बैठता है कोई, वो इसी काम को शुरू कर देता है। जो जन सैलाब सोशल मीडिया पे नजर आया है, उसके बाद उनके अकाउंट भी बंद किए जा रहे हैं, क्या वो धरातल पर नजर आएगा? असली लड़ाई ये ट्विटर पे नहीं होनी है। असली लड़ाई, मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, असली लड़ाई होनी है सड़कों पे होनी है। जैसे हमने नहीं, नेपाल में जो हुआ उसको रोकने के लिए ही हम ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं। पेपर बैलेट से चुनाव होगा तो नेपाल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नेपाल जैसी स्थिति की, श्रीलंका जैसी स्थिति की, बांग्लादेश जैसी स्थिति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही हमारी लड़ाई है। पेपर बैलेट जैसे ही आएगा बीजेपी और आरएसएस। लेकिन ये जो जनता का आक्रोश अगर सड़कों पर उतर जाएगी तो अराजकता फैल जाएगी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये पॉइंटेड, बहुत ही ज्यादा सटीक डायरेक्शन में आंदोलन होना चाहिए पेपर बैलेट के लिए। और आरएसएस और बीजेपी को फिर अगर ईमानदार लोग आ जाएंगे किसी भी सरकार में, देखिए विपक्ष तो बिल्कुल। तो आप इसको आंदोलन मानते हैं सर? ये आंदोलन जनता का, आप मुझे क्या ईवीएम का नेता मानते हो? मैं खुद नहीं मानता अपने आप को, जनता ने मुझे बोला था ईवीएम का। ये भी जनता की आवाज है, इसमें किसी को चेहरा बना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और चेहरा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति, इसमें 2-3 चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति मौत से डरता है, जो व्यक्ति जेल से डरता है, जो व्यक्ति रेड से डरता है, वो इसमें लीडर नहीं बनना चाहिए। किसी भी ऐसी नई पार्टी में ऐसा व्यक्ति तो दूर से दूर तक नेता नहीं बनना चाहिए जो मौत से डरता हो। सबसे पहला काम यही है, मैं अभी मरने को तैयार हूं, अभी मुझे गोली मार दो मैं, लेकिन अपने इस ये सब चुनाव में लगी क्या कांग्रेस पार्टी? चुनाव तो देखो विपक्ष खत्म होगा ही। विपक्ष के पास मैं कब से वार्न कर रहा हूं, विपक्ष खत्म होगा ही, और उसकी एक ही वजह है, क्योंकि वो अपने स्लीपर सेल्स के चक्कर में या जिसके भी चक्कर में सरेंडर कर चुके हैं। जैसे मोदी जी ने सरेंडर किया ट्रंप के सामने, विपक्ष ने सरेंडर किया मोदी जी के सामने। तो विपक्ष तो मोदी जी से भी बड़ी कायर है ना। राहुल गांधी कह रहे हैं हम ही हराएंगे और कोई हरा ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं खुल के बोल रहा हूं बहुत दुखी मन से, सवाल ही नहीं पैदा होता। राहुल गांधी बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे? वो बीजेपी वाले बता तो रहे 99 चुनाव हारे राहुल गांधी, ये बीजेपी वाले ही बता रहे, मना कर दो नहीं आ रहे तो। 99 चुनाव हारे इनके नेतृत्व में। कब? जबकि सबसे ज्यादा मेहनत की है राहुल गांधी ने। उनको समझ में ही नहीं आ रहा ना, हम कब से वार्न कर रहे हैं उन्हें कि ये होगा। आज कांग्रेस जनता पार्टी है, कोई नई पार्टी तो बननी ही बननी है। तो आप क्यों नहीं घर वापसी कर लेते हैं सर? घर वापसी का आप सलाह मतलब दीजिए जाके। मैंने घर वापसी, तो पुराने कांग्रेस में मैं घर वापसी कर चुका हूँ। कांग्रेसी जब मेरी इतनी सलाह तो मान नहीं रहे, वेणुगोपाल को अगर चीफ मिनिस्टर बना देते वहां का, तो केरला का तो 100% अगली बार बीजेपी की सरकार बनती वहां पे। ये तो वहां के लोगों ने बचा लिया कांग्रेस को। कांग्रेस में जितने टॉप पद पे, अभी ये पवन खेड़ा साहब है ना, कौन है ये? अब उनके बारे में भी और मेरे बारे में भी आप बोलोगे कुछ, तो हैं कौन ये क्या बहादुर हैं? ये बुज़दिल लोग अपने आप को बहादुरी का नाटक कर रहे हैं, और फिर 50,000 करोड़ की बात भूल जाए जो वो नेता है। अपनी एंटीसिपेटरी बेल लेके 50,000 करोड़ की जो जनता का लूटा गया पैसा था वो खत्म होगी ना इशू। ये है कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जो आज बन गया है। ऐसे नेता, और कांग्रेस के अंदर एक से बढ़कर एक बहादुर वर्कर पड़ा है, एक से बढ़कर एक ईमानदार नेता पड़ा है, लेकिन वो एड़ियां रगड़ रहा है। और ये फ्रॉड, जितने फ्रॉड हैं वो उतने बड़े पद पर हैं कांग्रेस में। जितने फ्रॉड है ढूंढ के, जैसे बीजेपी में है ना, जो बेस्ट फ्रॉड्स हैं वो तो बीजेपी ने छीन लिया। कांग्रेस